जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके मन में ये डाउट आता होगा कि आखिर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें और यूपीएससी में क्या जो की पॉइंट्स होते हैं अगर उनको हम ध्यान रखें तो हमारा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। आपको पता होगा कि यूपीएससी में लगभग क्या होता है। लगभग 8 से 10 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं। 4 से 5 लाख लोग हर साल एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन है वो 1000 से लगभग 900 लोगों का ही हो पाता है। तो ऐसे में जो बिगनर्स होते हैं उनके मन में डाउट आते हैं कि आखिर हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमें ज़्यादा समय ना लगे और बहुत ज़्यादा समय होने से पहले हमें सिलेक्शन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे क्यू पॉइंट्स होते हैं जो आपको तैयारी करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत से टॉपर्स हैं जो इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और मैक्सिमम 1 से 2 अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लेके सर्विस को एंजॉय करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना। यहाँ पे बहुत सी यूपीएससी से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखो, टिप नंबर मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो लिटरली आप जो समय आपने एक्सपेक्ट किया है कि मैं 3 अटैम्प्ट दूंगा, 4 अटैम्प्ट दूंगा, तो उससे पहले ही आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे, इतना मुझे भरोसा है अगर आप सीरियसली इनको फॉलो करते हैं तो पहला टिप आपके लिए रहेगा कि आपका जो फाउंडेशन है आप उसको स्ट्रॉन्ग करो। अब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हो। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अच्छे से एनसीईआरटीज नहीं पढ़ते, अच्छे से सिलेबस को फॉलो नहीं करते और जब एग्ज़ाम के फॉर्म आते हैं तो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन रिजल्ट फाइनली यही आता है कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता। तो फाउंडेशन में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एटलीस्ट सिलेबस को एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 2 से 3 बार कंप्लीट सिलेबस आपने पढ़ना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ, मैंने कुछ तो पढ़ा है यार। ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो आपके सर से बाउंस मार रहे हों। कई बार क्या होता है कि हम बगैर चीज़ों को पढ़े एग्ज़ाम दिए चले जाते हैं और हमें लगता है कि यार पेपर बहुत टफ आया था, जो हम पढ़ के आए थे उससे तो बिल्कुल भी नहीं आया था। तो पहला सब पॉइंट ये है कि आपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 से 3 बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। इसमें दूसरा पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी। कई सारे एस्पिरेंट ये करते हैं कि सिर्फ स्टैंडर्ड बुक, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, महेश कुमार वर्णमाल की ज्योग्राफी की बुक आती है, या फिर रमेश सिंह पढ़ लेते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। फिर उनको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस उनसे नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर उठा कर देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी हमने इग्नोर नहीं करनी है। एटलीस्ट आप ये करो कि कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़ो। सबकी नहीं पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री की आप पढ़ सकते हैं और आप जियोग्राफी की पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप ज़रूर से पढ़ के जाइए, ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको कॉन्फिडेंट आए। और इसमें तीसरा पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक। कई बार हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट था एनसीईआरटी, तो पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके बाद हमने पॉइंट बाई पॉइंट थर्ड पॉइंट पे आना है। एटलीस्ट आप 1 से 2 बार एनसीईआरटी को पढ़ो और उसके बाद ही आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को उठाओ, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये टॉपिक्स मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ये था पहला पॉइंट कि आपको सिलेबस पूरा करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और स्टैंडर्ड बुक को बाद में पढ़ना है। अब रूल नंबर 2 का मतलब पॉइंट नंबर 2 आप ये कर सकते हैं। आपको ये करना ही है कि नोट्स ज़रूर बनाने हैं, वो भी स्मार्ट वाले। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, हम पर सब्जेक्ट को लगभग 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उनके प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते।
जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, जब बहुत कम समय रह जाता है, तो हम एक मोटी बुक को रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एटलीस्ट अगर आपके पास स्मार्ट शॉर्ट नोट्स होंगे, तो किसी भी सब्जेक्ट को आप 3 से 4 दिन में रिवाइज़ पूरा कर लोगे और आपको नोट्स पढ़ के अच्छा भी लगेगा। अब कई लोग करते क्या हैं कि नोट्स तो बनाते हैं, लेकिन वो लोग किसी मतलब ऐसे नोट्स बनाते हैं कि उनको अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंट ही नहीं आता। मतलब कि ये उनके नोट्स बनाए उन्होंने, देन किसी अदर विद्यार्थी ने ये कहा, देखा इस बार तो मेरे नोट्स से 2 क्वेश्चन आए, तुम्हारे नोट्स से कितने बचे? तो वो समझते हैं कि यार मेरे नोट्स तो बेकार हैं। तो आपको ये नहीं करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, भले ही 1 साल आपके नोट्स से क्वेश्चन ना आए, डिमोटिवेट मत हो। अपने आप को ये मत समझो कि मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं कि मेरे नोट्स से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। आएंगे। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो इस साल नहीं, अगले साल आएंगे। लेकिन ये मत समझो कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसके नोट से पढ़ूंगा या किसी टीचर है उसके नोट से पढ़ूंगा। तो ये सब गलतियां हैं, ये हमने नहीं करनी है। अब टिप नंबर दूसरे में सेकंड काम आप ये कर सकते हैं कि कीवर्ड्स, कई सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। बहुत से, जैसे कि अ, हमारी पॉलिटी में जो प्रस्तावना है, तो उसमें कई सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो जो मेन कीवर्ड होते हैं, आपने उनको अपने नोट्स में ज़रूर से शामिल करना है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक बार को पढ़ के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। और अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स पे काम करेंगे ना, तो आपके जो नोट्स हैं वो ज़्यादा लेंदी भी नहीं होंगे, और आपके जो नोट्स हैं वो वैल्यूबल भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो कीवर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है, अपने कीवर्ड्स को अपने नोट में फाइंड करना है। और तीसरा काम इसमें ये आप ये कर सकते हैं कि सेल्फ नोट्स, कई लोग क्या करते हैं कि टीचर्स के नोट्स मंगा लिए, जो क्लास में नोट्स हैं वो बना लिए। भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो क्लास में आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं वो नोट्स भी आपके बहुत लेंदी होते हैं, क्योंकि हर एक टीचर ये सोच के बच्चों को पढ़ाता है कि जितने भी क्वेश्चंस आए मेरे नोट से क्वेश्चन फंसने चाहिए, मतलब क्वेश्चन ड्रॉप ना हो। तो कई बार क्या होता है कि क्लास नोट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, और उनको हमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता, और हम फिर उनको पढ़ते भी नहीं हैं। तो आपने अपने सेल्फ के नोट्स बनाने हैं, एटलीस्ट आपके क्लास नोट्स हैं, आप ट्राई करो कि आप उनको भी सॉर्ट करके और उनसे भी वैल्यूएबल नोट को बना सको। तो थर्ड काम आपने ये कर लेना है। जितने भी पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेंगे, मुझे पता है। और फोर्थ काम, टिप नंबर 2 में आपने फोर्थ काम ये करना है कि करंट अफेयर। कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम द हिंदू पढ़ लें, हम इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ लें, हम विजन की जो 365 आती है एग्ज़ाम टाइम से लगभग 1 महीने पहले आती है प्रीलिम से, तो उसको पढ़ते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा, देखो बहुत ज़्यादा आपको करंट के पीछे नहीं भागना है। अगर आप पेपर को उठा के देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन स्टैंडर्ड से आते हैं, मतलब बेसिक जो आपका सिलेबस है उससे ही आते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साल 2022, सॉरी 23 और 25 में कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं आते। एटलीस्ट अगर आप करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे ना, तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके बेसिक एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से कवर होते होंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चंस हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें करंट थोड़ा बहुत होगा, बाकी वो आपके एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक से कवर हो रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर को फॉलो नहीं करना है, पूरे दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट आप 1 घंटा कम से कम आप ये करिए कि 1 घंटा करंट अफेयर को दे दीजिए। उसके बाद में आपने जो स्टैंडर्ड बुक है आपको उन पे आ जाना है, और जो आपकी एनसीईआरटी है आपको उन पे आ जाना है। तो ये थे तीसरा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट की अगर बात करें, तो वो है आपका डिजिटल नोट्स। कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर के लिए हम बहुत ज़्यादा अपने कॉपियाँ भर लेते हैं, पन्ने भर लेते हैं, 300-400 पेजेस के हम लोग नोट्स बना लेते हैं सेल्फ के करंट अफेयर,
और देखो होता क्या है ना, जब हम बहुत से बिगिनर्स ऐसे हैं, जब वो तैयारी करते हैं तो जब करंट अफेयर को पढ़ने बैठते हैं उनको लगता है कि यार हर एक चीज़ जो नई आती है उन्हें लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नोट्स में ज़रूर से होनी चाहिए। और ऐसे करते करते हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकता है कि उनसे क्वेश्चंस पीछे भी ना पूछे गए हों या फिर आगे भी ना आए, लेकिन हम उनको अपने नोट्स में शामिल कर लेते हैं। तो डिजिटल नोट्स आजकल बहुत आ रहे हैं, पीडीएफ आप बना सकते हैं नोट्स की और उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं करना है करंट अफेयर को लेके। तो ये था पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, मतलब कि टिप्स नंबर 3। इसमें आपने क्या करना है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपने ज़रूर से एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपकी तैयारी के दौरान। कई बार क्या होता है कि हम 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने की स्ट्रेटजी बना लेते हैं, लेकिन वो फिर रेयरली फॉलो हो पाता है। हो सकता है कि आप अगर तैयारी में नए हैं तो आप 10 से 12 दिन, या हो सकता है मैक्सिमम 15 डेज आप 10 से 12 घंटे पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा भाई, देखो बोरियत तो हर काम में होती है, तो हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा फॉलो आप ना कर पाएँ। तो स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए, एटलीस्ट आप उसे फॉलो कर पाएँ। जैसे कि स्ट्रेटजी की मैं बात करूँ तो कुछ पॉइंट आपको बताऊँगा मैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट पहला आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो बेसिक रीडिंग है, आप ये ट्राई करो कि आपने बेसिक रीडिंग में कोई स्टैंडर्ड बुक या फिर कोई भी नोट किसी का फॉलो नहीं करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आपने स्टैंडर्ड बुक पे आना है। मतलब कि सबसे पहले कोई नोट नहीं पढ़ना हमें, कोई स्टैंडर्ड बुक है नहीं पढ़नी, सबसे पहले हमें पढ़ना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप किसी का नोट भी पढ़ सकते हैं और आप कोई स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ इसमें ये है कि आप एटलीस्ट ऐसा करो कि जब भी आप कोई एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हो या फिर किसी का नोट पढ़ते हो, तो एटलीस्ट आप कम से कम उसको रिवीजन ज़रूर करो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं जिसके बाद हमें जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड से ब्लर हो जाती, हमें एकदम से याद नहीं आ पाती, और जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने ये चीज़ पढ़ी तो है, टॉपिक पढ़ा तो है, बट हमें अभी याद नहीं आ पा रहा। तो अगर आप मान लो आपने मॉर्निंग में कोई भी टॉपिक फिनिश करा, तो आप नाइट में एटलीस्ट, अगर वो टॉपिक आपने मॉर्निंग में 1 घंटे में ख़त्म करा है, आप ट्राई करो कि उसी टॉपिक को आप 10 से 15 मिनट में नाइट में आप उसका रिवीजन ज़रूर करो, ताकि चीज़ें आपके माइंड में रहें, चीज़ें ब्लर ना हो। और पॉइंट नंबर 3, मॉक टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट आपके पास पिछले 2-3 साल के या फिर 5 साल के आपके पास पीवाईक्यूज आपकी टेबल पे रखे होने चाहिए। अब तो ऐसी बहुत सी बुक्स आ रही हैं जो 20 साल 30 साल के पीवाईक्यूज आपको कन मतलब कि एक ही बुक में आपको कंबाइन करके दे रही हैं। बहुत ज़्यादा आपने रिसर्च भी नहीं करनी है, तो एक पीवाईक्यूज की बुक आपने ज़रूर से अपने टेबल पे रखनी है। क्यों? अगर हम कोई एनसीईआरटी में हमने कोई टॉपिक पढ़ा या फिर हमने कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा या फिर हमने किसी का नोट पढ़ा, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन, मतलब कि पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, आपने उनको तुरंत देखना है और तुरंत आपने उनको सॉल्व करना है। अगर आप पीवाईक्यूज को अपने नोट्स या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, यू मीन कि ये है कि आपने उस टॉपिक को सही से पढ़ा है और आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ें ब्लर नहीं हुई हैं। तो आप ये कर सकते हैं। अब टिप नंबर 4 आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है न्यूज़पेपर। नए एस्पिरेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार एग्जाम से 1 महीने पहले विजन का 365 आता है, उससे कवर कर लेंगे तो करंट तो हो ही जाएगा, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी करंट से नहीं आ रहे हैं। तो ये आपकी भूल है, ऐसा आप नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट दिन में आपको 1 घंटा निकाल के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ने में निकाल दो, लेकिन एटलीस्ट आपने 1 घंटा पढ़ना है। अब हो सकता है कि अगर आप नए हैं
तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आया, लेकिन जब आप इसको डेली रूटीन में डेवलप कर लेंगे तो ये बहुत आपको ईजी हो जाएगा। आप 1 घंटे में आराम से न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। और कई बार क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर, डाउट ये है कि हम कौन सा पढ़ें सर, द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, दैनिक जागरण पढ़ें। तो भाई, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप ट्राई करो कि एटलीस्ट आप द हिंदू को पढ़ पाओ, क्योंकि द हिंदू पढ़ने से आपकी जो इंग्लिश है, जैसे कि एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का यूपीएससी में, आपने वो भी लिखना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनकी इंग्लिश वीक होती है, तो एज ए सिविल सर्वेंट आपने ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आपने द हिंदू को तो पढ़ना पढ़ना है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। आप जब डेवलप कर लेंगे अपनी हैबिट तो आपको इजी हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर आपने एटलीस्ट दिन में 1 घंटे पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है। और करंट अफेयर आपकी न्यूज़पेपर से ही कवर करनी है आपने। जब 1 घंटे आप डेली पढ़ोगे ना, तो सेकंड पॉइंट आपने ये करना है कि जो मंथली करंट अफेयर होती है वो आपने फॉलो करनी है करंट अफेयर के लिए। अब कोई आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, आई दृष्टि भी आती है मंथली, विजन की भी बहुत सारी जो मैगजीन्स है वो आती हैं, आपने वो पढ़ना है। और जब आप, आपको फ़ायदा ये मिलेगा, देखो बता दूँ आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 1 घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब 1 घंटे आप पढ़ेंगे डेली, आपके 1 महीने में होंगे 30 घंटे। और जब वही उन्हीं 30 दिनों का जब आप कंपैरिजन पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो मैंने डेली बेसिस पे अपने न्यूज़पेपर में कवर करी थी, और ये चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ें मुझको ज़रूर से याद रखनी है। तो जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कम से कम ट्राई करो, आप वीकली ना पढ़ पाओ तो मंथली जो कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर का, आपने वो ज़रूर से पढ़ना है। तो ये थे टॉपिक, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। बाकी डाउट को कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।